मदर टेरेसा का मानना था कि आज दुनिया में रोटी की भूख से कहीं ज्यादा बड़ी भूख प्यार और अपनों की कमी की है। इस कमी को दूर करने के लिए हमें अपने घरों से ही प्यार की क्रांति शुरू करनी होगी। मित्रों, इस समय देश में आंदोलन काल चल रहा है। अलग अलग शहरों में, कस्बों में जहां देखिए वहीं लोग अपने स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। कहीं छात्र अपने अधिकार के लिए, कहीं गांव वाले सड़क के लिए, जेनजी और जेन अल्फा तक आंदोलन कर रहे हैं। हमें लगता है हमारे देश में अब एक ऐसे आंदोलन की भी जरूरत है जो रिश्तों को बचाने के लिए हो, जो रिश्तों को निभाने के लिए हो। और यह आंदोलन आपको सड़क पर जाकर नहीं, अपने घर में, अपने घर के बाहर खड़े होकर करना होगा। क्योंकि हमारे समाज में एक और बुजुर्ग को लावारिस चिता पर जलना पड़ा। उस बुजुर्ग की एक दो नहीं, चार संतानें हैं, लेकिन ना तो कोई देखने आया, ना ही मुखाग्नि देने के लिए पहुंचा। दुर्भाग्यवश एक हफ्ते के अंदर हमें यह दूसरी बार ऐसी संवेदनहीन खबर बतानी पड़ रही है जिसमें संबंधों का अंतिम संस्कार हुआ है, रिश्तों का अंतिम संस्कार हुआ है। हमने आपको बताया था कि सोनीपत के वृद्धाश्रम में रहने वाले एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में उनकी संतानें नहीं पहुंची। एक बेटी ने वीडियो कॉल किया तो उस पर भी वो घड़ियां देख रही थी। और अब भोपाल में तो वीडियो कॉल पर भी अपने पिता का अंतिम संस्कार देखने के लिए किसी संतान ने फोन नहीं उठाया। मित्रों, देश में ये संबंधों के अंतिम संस्कार के न्यू नॉर्मल होने का साक्ष्य है। सवाल है, क्या माता पिता अब लावारिस चिता पर ही जलेंगे? मित्रों, महाभारत के यक्ष युधिष्ठिर संवाद में जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि आकाश से भी ऊंचा कौन है और भूमि से भारी कौन है, तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, माता का स्थान इस भूमि से भी भारी है और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। महाभारत को पंचम वेद मानने वाले इस देश के भोपाल शहर के एक वृद्धाश्रम में 70 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग का नाम घनश्याम मालवीय था, जो पिछले 1.5 साल से अपना घर नाम के वृद्धाश्रम में रहते थे। 4 अगस्त को घनश्याम मालवीय की मौत हो गई, लेकिन उनकी संतानें उन्हें अंतिम समय में भी देखने नहीं आई। मित्रों, घनश्याम मालवीय के गले में एक गंभीर बीमारी थी, जिसके कारण वो बोल पाने में पूरी तरह असमर्थ थे। उनके पास एक पर्ची मिली थी जिस पर एक नंबर लिखा था। वृद्धाश्रम चलाने वाली माधुरी मिश्रा ने उस नंबर पर एक बार फोन भी किया, लेकिन सुभाष नाम के शख्स ने घनश्याम के बारे में बात करने से इनकार कर दिया। घनश्याम मालवीय की मृत्यु के बाद वृद्धाश्रम संचालिका ने फिर से उस नंबर पर बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई और फिर 24 घंटे बाद एक लावारिस चिता जला दी गई। घनश्याम मालवीय की 4 संतानें थीं, लेकिन उनकी ना तो जिंदा रहते हुए किसी ने खोज खबर ली और ना ही मृत्यु के बाद कोई आया। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि वृद्धाश्रम चलाने वाली संचालिका क्या कह रही है। बच्चों ने जब उनका साथ देना ही मना कर दिया तो वो अकेले आए। उनका एक नंबर उन्हें हमें दिया था, फोन उठाया था जब वो अच्छी स्थिति में थे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, दोबारा आप हमें फ़ोन नहीं लगाइए, हमारा इस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। फिर भी हमने कोशिश करी कि एक बार और ट्राई करें, तो वो सेवा में नहीं है, इस तरह की बातें आई। तो हमारे सामने यही जो स्थिति थी कि बाबूजी का अंतिम संस्कार किया जाए संस्था के माध्यम से। बड़ा कष्ट होता है जिनके 4 बच्चे हैं और वो आज गैरों के हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। कोई फ़ोन भी नहीं उठाया किसी ने। तो 24 घंटे एक ड्यूटी होती कि अपन इंतज़ार कर लें, पर वृद्धा आश्रम होने के नाते और भी बुजुर्ग होने के नाते किसी भी डेड बॉडी को प्रॉपर सुविधाएं नहीं होने के कारण ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते। इस तरह 4 संतानों के पिता की लावारिस चिता जली और साथ में एक और संबंध का अंतिम संस्कार हो गया। मित्रों, घनश्याम मालवीय इंदौर की पंचवटी कॉलोनी के रहने वाले थे। वहां उन्होंने साइकिल के टायर और ट्यूब बेचकर बच्चों को पाला, घर और परिवार बनाया, लेकिन अंतिम समय में उन्हें न सिर्फ वृद्धाश्रम में रहना पड़ा, बल्कि एक भी संतान उन्हें कंधा देने तक नहीं आई। सोचिए, जिन बच्चों को मालवीय जी ने साइकिल का ट्यूब बेचकर पाला, ये उनका सच है। मित्रों, पराशर स्मृति में कहा गया है कि जो व्यक्ति शव यात्रा में पीछे पीछे चलता है या कंधा देता है, उसे करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। शव यात्रा में चलने वाले मनुष्य को हर एक कदम पर अश्वमेघ यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। सोचिए, जहां शव यात्रा के अंतिम दर्शन से पुण्य प्राप्ति का मजबूत विश्वास है, जहां शव यात्रा को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम करने की परंपरा है, उस देश में
एक बेटा अंतिम बार अपने पिता को देखने नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसे पता नहीं होगा कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। सच तो यह है कि घनश्याम मालवीय की संतानें ये जानना भी नहीं चाहती होंगी कि उनके पिता के साथ क्या हुआ। सोचिए, वही बेटा होगा जो आज भी किसी कागज में लिखता होगा सन ऑफ घनश्याम मालवीय। उनकी बेटी लिखती होगी डॉटर ऑफ घनश्याम मालवीय। लेकिन आज जब मृत्यु के बाद यह जरूरत पड़ी कि मृतक घनश्याम मालवीय के नाम के आगे फादर ऑफ लिखना है, तो फिर किसका फादर ऑफ लिखे, यह किसी को नहीं पता है। वो भी तब जब घनश्याम मालवीय के 2 बेटे 2 बेटियां हैं, 4 लोग हैं। लेकिन इनके लिए पिताजी तभी तक थे जब तक कमाकर खिला रहे थे, पढ़ा रहे थे। मित्रों, घनश्याम मालवीय की जो संतानें हैं, उन्होंने अपने माता पिता को सिर्फ लावारिस चिता पर जलने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि देश में संबंधों के अंतिम संस्कार पर नई मोहर लगा दी है। इसलिए जी न्यूज की टीम घनश्याम मालवीय के बच्चों को तलाशने के लिए इंदौर की पंचवटी कॉलोनी गई। ये वही जगह है जिसका पता वृद्धाश्रम संचालिका ने बताया था। हमारे रिपोर्टर को वहां क्या पता चला, अब आपको वो भी देखना चाहिए। पंचवटी नगर में हूँ इंदौर के, और बताया जा रहा है कि घनश्याम मालवीय जो है वो पंचर की दुकान संचालित करते थे। मैं इस वक्त एक पंचर की दुकान पर ही हूँ। जानेंगे स्थानीय लोगों से। पता है, घनश्याम मालवीय जी है जिनका वीडियो वायरल हुआ था, जिनकी जो अंतिम संस्कार है बेटियां भी नहीं पहुंची थी। ऐसा कोई परिवार इधर रहता है? इधर तो नहीं रहता उनका, ना मैंने कभी देखा उनको। यहाँ पे 40 साल से यहाँ पे रनिंग करता हूँ, मेरी दुकान चलाता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ कोई मालवीय परिवार में दूसरा कोई रहता नहीं, मैं अकेले ही रहता हूँ और मेरा नाम कृपाराम मालवीय है। यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रहता है। आपने कभी ऐसे परिवार से मुलाकात? नहीं हुई मेरी ऐसे परिवार से मुलाकात। ऐसे परिवार को जानते हैं, उनकी बिटिया को या इधर कोई घर? नहीं। तो हम लगातार क्षेत्र के रहवासियों से बात कर रहे हैं, उनके परिवार से मिलना चाह रहे हैं, उनकी बेटियों से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन पड़ताल हमारी लगातार जारी है। परिवार अभी हालांकि मिल नहीं रहा है। ऐसे में हमारी लगातार पड़ताल जारी रहेगी और परिजनों के बीच हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, कड़वी सच्चाई यह है कि घनश्याम मालवीय की संतानों ने अपने मन में अपने पिता का अंतिम संस्कार उसी दिन कर दिया था जिस दिन घनश्याम को अपने घर से निकाल दिया था। और दोनों बेटे और दोनों बेटियों के अंतर्मन की बात घनश्याम मालवीय अच्छी तरह जानते थे। यही कारण है कि वृद्धाश्रम में जिनके साथ वो रहते थे, उनसे भी वो कभी अपने साथियों से संतानों के बारे में कोई बात नहीं करते थे। जी न्यूज के संवाददाता जब आश्रम में पहुंचे और वहां घनश्याम मालवीय के साथ रहने वालों से बात की, तो उन्होंने क्या कहा, वो भी आपको सुनना चाहिए। घनश्याम मालवीय इसी अपना घर के इसी कमरे में रहते थे और ये देखिए, ये उनका बिस्तर है जहाँ पर वो रहते थे, आराम करते थे। पूरा दिन जो है उनका यहीं पर व्यतीत होता था। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो है जस की तस रखी हुई है। वो अपनी बेटी की तरह मानते थे। अपन लोग भी अपने माँ बाप की तरह सेवा करते हैं और करते थे। अब ज़्यादा बात ही नहीं करते थे, बहुत कम करते थे। आपका गाना सुनते थे, ऐसा सुनने में आया है। क्या क्या आप सुनाते थे? सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम, एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। ये गाना सटीक बैठता है उनके ऊपर, क्योंकि सुख में तो सब साथ थे, लेकिन जब दुख की घड़ी आई तो उनके परिवार के लोग ही उनके साथ में थे। मित्रों, भारतीय परंपरा में बुजुर्गों को सर्वोच्च और पूजनीय स्थान दिया गया है। सनातन संस्कृति में उन्हें केवल परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि संस्कृति का रक्षक, संस्कारों की धुरी और नैतिक मार्गदर्शक माना जाता है। हम तो उस देश के रहने वाले हैं जहां बुजुर्गों का सम्मान केवल उनके जीवित रहते नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी किया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से हम अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इसी देश के 5.25% बुजुर्गों के साथ किसी ना किसी तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है। इस देश में 21.5% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से वृद्धाश्रम और सीनियर लिविंग सेक्टर बढ़ रहा है। मतलब 3 से 4 साल में वृद्धाश्रमों की संख्या दोगुनी हो जा रही है।
और वृद्धाश्रम में रहने वालों की लावारिस चिता जलना न्यू नॉर्मल होता जा रहा है। मित्रों, हमने आपके साथ 6 अगस्त को डीएनए में ऐसी एक घटना साझा की थी। सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में ऐसी ही एक लावारिस चिता जली थी। तब मुंबई के बड़े कपड़ा व्यापारी रहे शिवचरण राम रत्न गुप्ता को देखने या मुखाग्नि देने उनकी कोई बेटी नहीं आई थी। तब हमने चिता को देख करके यह चिंता जताई थी कि संवेदना और संस्कृति को संभाल कर चलने वाला देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमने कहा था यह हमारे समाज का न्यू नॉर्मल तो नहीं बन गया है, और वही सवाल आज सच बनकर सामने है। हाँ, ये न्यू नॉर्मल बन गया है और ये न्यू नॉर्मल समाज के लिए बेहद खतरनाक है। ये एक गंभीर जानलेवा बीमारी की तरह फैलने लगा है। किसी के पास समय नहीं है तो वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ जा रहा है, तो किसी को जायदाद में मन मुताबिक हिस्सा नहीं मिला तो माता पिता को घर से निकाल दिया। जिस वृद्धाश्रम में घनश्याम मालवीय की लावारिस चिता चली, वहाँ एक और बुजुर्ग महिला है जो पिछले 11 साल से वहाँ रह रही हैं। जानते हैं, रानी चंद्रा नाम की वो बुजुर्ग काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने अपने बेटे को इतना पढ़ाया कि वो विदेश चला गया और इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ गया। रानी चंद्रा का बेटा भोपाल आता है, फोन पर आने की सूचना भी देता है, लेकिन अपनी मां से मिलने कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके पास समय नहीं है। रानी चंद्रा कितने दर्द के साथ ये सच साझा कर रही हैं, आपको वो भी सुनना चाहिए। एक बेटा है ना आपका? तो बेटा बाहर है भाई, वो यहाँ थोड़ी है। भोपाल आता था, आपसे मिलता है कभी आके? भोपाल नहीं आते हैं, बहुत कभी रेयर केस में, कभी ऑफिस में आ गए तो आ गए, आए और चले गए। यहाँ क्या करेंगे आकर के? फ़ोन से बात हो जाती, मम्मी मैं आया हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा बेटा आप जाइए। अभी आखिरी बार आपके बेटे से मुलाकात आपकी कब हुई थी? काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम, यहाँ आने से पहले ही हुई थी मुलाकात। अच्छा, उसके बाद आपने कभी मुलाकात नहीं की? समझ रहे हैं इस दर्द को? माँ है जो बेटे की बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन पैसे के पीछे भाग रहा है इनका बेटा, ये नहीं समझ रहा। और इनके बेटे जैसे लोगों की संवेदनाएं, भावनाएं, परंपराएं और रिश्तों को तिलांजलि देकर बिखरते संबंधों की क्रूर कहानी लगातार लिखी जा रही है। मित्रों, जिन पैसों के पीछे भागकर हम अपने बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं, लावारिस अवस्था में जिनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वो पैसा कमाने में भी इन बुजुर्गों का ही बड़ा योगदान है। साल 2023-24 में भारतीय बुजुर्गों ने अर्थव्यवस्था में 68 अरब डॉलर यानी लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का श्रम योगदान दिया। ये योगदान भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 3% है। और सुनिए, यदि काम करने के इच्छुक बुजुर्गों को दोबारा वर्कफोर्स में शामिल किया जाए तो भारत की जीडीपी में 1.5% की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। नीति आयोग और सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की सिल्वर इकोनॉमी यानी बुजुर्गों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का बाजार इस समय 73,000 करोड़ रुपए का है। भारतीय बुजुर्ग हर साल लगभग 14 अरब घंटे पारिवारिक देखभाल और 2.5 अरब घंटे सामुदायिक कार्यों में बैठाते हैं यानी व्यतीत करते हैं। फिर भी इन्हीं बुजुर्गों को न सिर्फ अपमानित किया जा रहा है, बल्कि उन्हें लावारिस चिता पर जलने के लिए छोड़ दिया जाता है। हिंदू सनातन धर्म में पिता को मुखाग्नि देना पुत्र का सबसे बड़ा और सर्वोच्च धार्मिक कर्तव्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पुत्र शब्द की उत्पत्ति ही इस कार्य से जुड़ी है। पुम त्रयते इति पुत्र, यानी जो पिता को पुत्र नामक नरक से मुक्ति दिलाए वही पुत्र है। लेकिन कुछ कुपुत्र ऐसे हैं जो पिता को मुखाग्नि देने के बजाय संबंधों और संस्कारों को जलाकर खाक कर रहे हैं। इसलिए हम आज कह रहे हैं कि देश में संबंधों को बचाने के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता है। और यह आंदोलन सड़क पर उतर कर नहीं, किसी जंतर मंतर पर नहीं, किसी मैदान में नहीं, बल्कि अपने घर में करने की जरूरत है। अपने अंदर ये क्रांति लाने की जरूरत है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा है कि यदि आप दुनिया के रिश्तों में बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले खुद में बदलाव लाइए। जिस गति से बुजुर्गों के परित्याग की ये बीमारी फैल रही है, जिस तरह संतानों को बुजुर्ग माता पिता बोझ लगने लगे हैं और जिस तरह अब उनका अंतिम संस्कार करने के बजाय अपनी परवरिश और संबंधों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वो भारत जैसे रिश्ता निभाने वाले देश के लिए डरावना है। क्योंकि हम उस परंपरा को मानने वाले लोग हैं जहां माता पिता तो छोड़िए, दूसरे बुजुर्ग के भी चरण स्पर्श करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हमारे यहाँ तो परिचय में 7 पुश्तों के नाम गिनाने की परंपरा है, पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण करने की परंपरा है। फिर उसी समाज में जब रिश्तों का अंतिम संस्कार न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है, तो हमें एक बार स्वयं से संवाद करने की जरूरत है। हमें बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं, और शायद अब वक्त आ गया है कि संस्कार, संस्कृति और संबंधों को बचाने के लिए एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करना चाहिए।